आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ़िज़िक्स के बारे में जान तो लें कि फ़िज़िक्स है क्या। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में अगर पता चल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो फ़िज़िक्स को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि 11th में पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो चलो, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फीनमैन। उन्होंने फ़िज़िक्स को बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया। सबसे पहले पूरे यूनिवर्स को, नेचर को उन्होंने एक गेम से कोरिलेट किया। वो उस गेम का नाम क्या था? चेस। चेस के बारे में आपको आइडिया होगा, नहीं भी होगा तो सुने तो होंगे। शतरंज, चेस में टोटल 32 पीसेज होते हैं। मतलब देसी भाषा में कहा जाए तो 32 गोलियां होती हैं। गोटी कहा जाता है। हाँ, तो इधर पूरा प्यादे खड़े होते हैं। अब प्यादे के पीछे जो होते हैं, हाथी है, घोड़ा है, रानी है, राजा है, ऊँट है, ये सब चीज़ें प्यादे के पीछे होते हैं। 2 लोग खेलते हैं चेस को। उसके बाद ये सपोज कर लिया कि ये क्या है, चिंटू है, और ये क्या है, बबलू। ये दोनों खेल रहे हैं। एक आदमी जो है देख रहा है। वो ना चिंटू से मतलब है उसको, ना बबलू से मतलब है। और वो जो आदमी है जिसका नाम मुन्ना है, वो कुछ नहीं जानता। पहले चीज़ों को समझोगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। वो कुछ नहीं जानता, मुन्ना चेस खेलना नहीं जानता। जानता कौन है? चिंटू और बबलू चेस खेलना जानता है। चेस की गोटी कैसे चली जाती है, घोड़े का चाल, ये दोनों जानता है। ये नहीं जानता घोड़ा कैसे चलता है, प्यादा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है चेस में, वो नहीं जानता। तो ये अपना खेल रहा है, इसको मुन्ने से मतलब नहीं है। खेल रहा है तो घोड़ा 2.5 चाल चल रहा है, अपना चल रहा है। हाथी स्ट्रेट चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चल रहा है। जो ऊँट है वो तिरछे चल रहा है। लेकिन ये जो मुन्ना है चुपचाप बैठ करके देख रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि मुन्ना को आइडिया लग जाएगा कि घोड़े की चाल कैसे है। उसको आइडिया लग जाएगा कुछ दिन के बाद कि हाथी कैसे चल रहा है। और जब आइडिया लग जाएगा तो ये बन जाएगा चीता। बोलेगा कि अरे, घोड़ा का चाल हमको समझ में आ गया, तुम बता तो नहीं रहे थे, बस तुम चल रहे थे, तो हम देखते देखते हम सीख गए घोड़ा 2.5 चाल चलता है। देखते देखते हम सीख गए कि हाथी स्ट्रेट चलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलता है। फिर ये इतना सक्षम हो जाएगा कि दूसरे को बता सके घोड़े की चाल ऐसी होती है। तो कहने का मतलब कि चेस बोर्ड पर बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना हो रहा है। घोड़ा का चाल 2.5 है, इसका चाल बदल नहीं सकता, 2.5 से 3 नहीं हो सकता। जब भी घोड़ा चलेगा तो 2.5 चाल चलेगा, जब भी प्यादा चलेगा तो 1 चाल चलेगा, मारते वक्त तिरछा हो जाएगा। हर चीज़ का लॉज बना हुआ है। घोड़ा का लॉज बना हुआ, घोड़ा इसी चाल से चलेगा। ऊँट का एक अलग लॉज है, ऊँट का एक अलग नियम है कि इसी नियम से ऊँट चलेगा। प्यादे का ये नियम है, इसी नियम से चलेगा। यानी कि हर का लॉ डिस्क्राइब है चेस बोर्ड पर। तो ये जो ऑब्जर्व किया ना कुछ दिनों बाद, जो ऑब्जर्वेशन में जो था मिलना, तो ये फिर समझ में उसको आ गया। तो उसी हिसाब से फीनमैन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल उठाया कि यूनिवर्स जो है, जो नेचर है, चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड पर बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना हो रहा है। अब कुछ लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लॉज से हो रहा है, और उसके बाद लोगों को बताते हैं। जो लोग नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लेते हैं और लोगों को बताते हैं, उसको साइंटिस्ट कहा जाता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो दुनिया का जितना ये फल पेड़ से गिर रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ग्रेविटेशन इसके पीछे छुपा है। ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिनोमेना है जो इसके पीछे छुपा है, और उस नेचुरल फिनोमेना का लॉज दिया गया जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये दिया था किसने? न्यूटन ने। बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया है कि यही वजह है जो पेड़ पर से जो फल है नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा टूटने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं। ठीक है, बस चल रही है और अचानक से रुक गई तो हम लोग आगे की तरफ फेंका जाते हैं, मूव कर जाते हैं। या हम लोग रुके हुए अचानक से बस चलने लगे तो हम लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया? लॉज बताया कि अच्छा, ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसकी वजह ये है और ये इस लॉज पर बेस्ड है। ठीक है, तो वही है फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? स्टडी अबाउट नेचर और इट्स लॉ। नेचर के बारे में स्टडी है और उसके साथ साथ लॉज के बारे में स्टडी है। जैसे अभी आपने 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ही सिर्फ नहीं पढ़ा, रिफ्लेक्शन का लॉज भी पढ़ा होगा।
रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो रिफ्रैक्शन ही सिर्फ नहीं पढ़ा, रिफ्रैक्शन का लॉज ही पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन का लॉज ही पढ़ा होगा। फ्रिक्शन 9th क्लास में पढ़ा होगा तो फ्रिक्शन का लॉज 9th में नहीं पढ़ाया जाता, 11th में फ्रिक्शन का लॉज पढ़ाया जाएगा। मोशन 9th में पढ़ा होगा तो मोशन का लॉज ही पढ़ाया होगा। मोशन का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो उसी हिसाब से फिजिक्स को डिफाइन किया गया, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ रहा है। ये जो वर्ड है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, एम स्टैंड्स फॉर मास, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर ए, एफ बराबर ए में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ए क्या एक्सेलरेशन है। तो ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप 10th में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करेंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस। ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी लॉ को डिफाइन करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तभी लॉज डिस्क्राइब होगा, तभी लॉज को हम समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस के लिए वर्ड्स का ज़रूरत पड़ता है ना, बिना वर्ड के सेंटेंस नहीं है, अब बिना अल्फ़ाबेट के वर्ड नहीं है। तो भाई बिना लॉज, बिना फिजिकल क्वांटिटीज़ के लॉज डिस्क्राइब नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज हो गया तो फिजिक्स का लॉज समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पर कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सके, जिसको माप सके, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल होता है फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे एग्जांपल मास, मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में भी मेज़र कर लेते हैं, पाउंड में भी मेज़र कर लेते हैं। टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में, आवर में, मिनट में, ठीक है। डेज़ में मेज़र कर लेते हैं टाइम को। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेज़र कर लेते हैं, कई मीटर पर सेकंड में मेज़र कर लेते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर में, मीटर में, लाइट ईयर में, बहुत तरह है। डिस्टेंस का एक यूनिट थोड़ी ना, बहुत सारा यूनिट है। फोर्स को न्यूटन में मेज़र कर लेते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मेज़र कर लेते हैं, करंट को एम्पियर में और रेजिस्टेंस को ओम में, इटीसी। ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा और हर को मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। अब ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी को टाइप कितना है, किस बेसिस पर, डिपेंडेंसी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करता, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करता। जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड ना करे, खुद में हो, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल। और डेराइव का मतलब ही समझ में आ रहा है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करे उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव कहते हैं। तो चलो थोड़ा फंडामेंटल और डेराइव के बारे में हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे।